आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सब्सिडीज अनुवृत्तियों की, जो भाई भारत सरकार, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब्सिडीज देती है। फार्म सब्सिडीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सब्सिडी भी दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी जाती है, बहुत कुछ, बहुत सारी सब्सिडी। तो अभी सेंटर ने यही बोला है कि फ्री पावर सप्लाई स्कीम जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिप्लेस करो, डीबीटी, हर राज्य में। और यही बोला है कि फ्री पावर सप्लाई स्कीम इसीलिए है ताकि जो सरकार है वो बोरोइंग लिमिट बढ़ा सके। तो ये चीज़ें देखिए, आपको बता दूं कि न्यूज़ को अभी हम थोड़ा छोड़ते हैं, पहले हम सब्सिडी को समझते हैं, उसके बाद आप सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। फिर यही है कि पावर जो अब फ्री में पावर दी जाती है वो कम करो। तो पहले समझो सब्सिडी अनुवृत्तियां होती क्या है। देखो, जैसे तुम मेरे पास आए, तुमने बोला कि यार बड़ा महंगा है, 1 लाख रुपए का खर्चा है, बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं तुमको सब्सिडी देता हूँ, अनुवृत्तियाँ देता हूँ, क्योंकि तुम गरीब हो और ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूँ। तो मैं तुमको 70,000 रुपये अपने तरफ से दूंगा, 30,000 रुपये तुम अपनी तरफ से खुद मिला लेना। तुम बोलोगे वाह क्या बात है, ओके। यही होती है सब्सिडी। अब ये जो सेवियर है ये है सरकार। सरकार की जिम्मेदारी होती है हर एक नागरिक का ख्याल रखना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अमीर तो खैर अपना ख्याल खुद ही रखते हैं और सरकार का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन गरीबों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सब्सिडी या अनुवृत्तियां वो होती हैं जो सरकार देती हैं टू स्पेसिफिक कॉरपोरेट, या फिर मतलब एक तरीके से जो सरकार पैसा देती है ताकि प्राइसेस जो है वो कम हो सके। और ये मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जिनको सब्सिडी चाहिए, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है। अब एक एलपीजी सिलेंडर दोस्तों, एक मिडिल क्लास इनकम के 1,000 रुपए का अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन सरकार उसमें सब्सिडी देती है। तभी वो 450 का मिलता था। खैर अब तो विदाउट सब्सिडी वाला सिलेंडर आता है, लेकिन सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती होगी। तो ये चीज है। और जब समाज जो है वो इक्वल हो जाता है, जब अच्छा खासा सबके पास पैसा आ जाता है, तब सब्सिडी हटा लेती है। तो एक तरीके से ये सपोर्ट है। ये पब्लिक को सरकार सपोर्ट करती है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तक हम पैसा दे रहे हैं तुम्हारी तरफ से। सिंपल। ओके। तो ये चीज है, बेनिफिट है जो इंडिविजुअल को सरकार द्वारा दिया जाता है, कॉर्पोरेशंस को भी दे सकती है। तो ये चीज है, इट्स अ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोडक्ट्स टू पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसेस अक्रॉस द नेशन. It is also identified as the transfer of certain amount of money from the government to an entity that further sells subsidy products to the people. It's a part of non-planned expenditure of the government in which subsidy cost is much lower than the actual cost of production. तो ये तीन डेफिनेशन है, जो मैंने बताया वही है। सरकार देती है ताकि लोग इंजॉय कर सके, सरकार प्राइसेस कम करती है ताकि लोग बेनिफिट्स इंजॉय कर सके, डिस्काउंट देती है सरकार, ठीक है। या अगर मान लो कोई दूसरी एंटिटी देता है तो सरकार उसके अकाउंट में, जैसे मान लो कि मैंने, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी में यही होता है कि भाई दुकानदार फर्टिलाइजर देता है तो सरकार उस दुकानदार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो ये चीज है। ऐसे बिजली वितरण ये डिस्कॉम कंपनीज में भी होता है, समझ रहे हो। डिस्कॉम कंपनीज में सेम तरीके से होता है कि सब्सिडी जो है, क्रॉस सब्सिडी जो है वो यहां पे सरकार देती है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट सब्सिडीज, तो अब ये क्या होता है, डायरेक्ट सब्सिडीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे इस न्यूज में है कि आपके सीधे अकाउंट में आएगा। जैसे एलपीजी, एलपीजी में जब आप एलपीजी खरीदते हो, अभी समय विदाउट सब्सिडी 900 रुपए का, 800 900 का आता है। तो वो जो सब्सिडी वाला अमाउंट है 200 250 जितना भी है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, समझ गए। तो ये ग्रुप, इंडस्ट्री या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक्चुअल पेमेंट जाता है। इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट सब्सिडीज, इसमें प्री डिटरमिन्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, या एक्चुअल कैश आउटप्ले नहीं होता है। मतलब जैसे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे मैंने लेक्चर लिया है, ये इकोनॉमी का करंट अफेयर्स अक्टूबर का। मैंने फर्टिलाइजर सब्सिडी में आपको क्या बताया था, जैसे फर्टिलाइजर का जो मार्केट प्राइस है उससे कम में सरकार में बेच देती है। मतलब आप जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उसमें कम में आप बेचो, और जो डिफरेंस होगा वो सरकार दे देगी। यानी कि वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से जो मार्केट प्राइस है उससे कम में आप बेचो, और जो बर्डन होता है, ठीक है, जो डिफरेंस आता है वो सरकार दे देती है। सो इनडायरेक्ट सब्सिडीज आर दो सब्सिडीज इन विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज सेट एज अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। भारत 2% अपना जीडीपी का इनडायरेक्ट सब्सिडी पे देता है।
जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी के एग्जांपल कौन कौन से हैं जो सीधा बैंक अकाउंट में आता है? अगर फार्म सब्सिडी की बात करें, मैं यहाँ पे फार्म सब्सिडी को लेके, जैसे पहल एलपीजी स्कीम की, जो जो एलपीजी की स्कीम है, पहल, पीएम किसान स्कीम, फार्म लोन वेवर्स, ये सब डायरेक्ट अकाउंट में आता है। बेनिफिशियरी जो है उसको डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास पैसा आ रहा है तो आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। आपके पास पैसा आ रहा है तो आप, जैसे किसान के पास, किसान के डायरेक्ट अकाउंट में जैसे पैसा आता है तो वो क्या करेगा, वो उसको खर्च करेगा, तो लिक्विडिटी भी बढ़ी, पैसा भी आया और किसान को भी सपोर्ट मिला, और जितना चाहिए वो उतना ही लेगा। दैट्स इट। परचेजिंग पावर बढ़ाता है। लीकेज मतलब सब्सिडी, अगर ऐसे इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट सब्सिडी में लीकेज हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में, तभी डीबीटी हमेशा प्रेफर की जाती है। डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, सरकार सीधा आपको दे रही है, बीच में कोई है ही नहीं, तो पैसा जाता नहीं है। पब्लिक फंड जो है वो सही तरीके से यूज होता है, जिसको चाहिए उसी को ही पैसा मिलता है। डायरेक्ट सब्सिडी जो है, जो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज है उसको भी कम करता है। जैसे अब जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, तो पहले क्या होता था कि फर्टिलाइजर मतलब सब्सिडी है तो लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सब्सिडी में आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपने खरीदा है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि उतना ही लेगा वो जितना उसको जरूरत है, बिना बात के नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट घटाता है, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में जा रही है। तो डायरेक्ट सब्सिडी का ये क्या कहते हैं कि एक अरे एडवांटेज है। अब इश्यूज क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि हर गरीब को, जो सबसे आखिरी में है, उसको बैंकिंग सर्विसेज दे दो। लेकिन गांव में 70% जनता हमारी गांव में रहती है, एटीएम नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना। सब्सिडी जाएगी कहाँ? अगर एक इंसान को सब्सिडी देनी है, मुझे किसान को सब्सिडी देनी है, अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं है तब मैं क्या करूं? उसको पता नहीं वो सर्विस कैसे यूज करे, तब मैं क्या करूं? ये चीज है। फिर हो सकता है हमने किसान को सब्सिडी दी और किसान ने उस सब्सिडी को, वो जो पैसा है उसको नॉन फार्म अनप्रोडक्टिव नीड्स के लिए यूज किया, किसी और चीज के लिए यूज किया। ये सब्सिडी इसीलिए दी जा रही कि वो अपने किसानी काम के लिए यूज करे, जो भी फार्म प्रोडक्टिव नीड्स है उसके लिए यूज करे। नॉन फार्म अनप्रोडक्टिव नीड्स के लिए पैसा जाता है। पैसा लोगों के पास ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा, पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा। फूड सिक्योरिटी जो कंट्री में होती है उस पर काफी ज्यादा फूड सब्सिडी भी तो मिलती है ना, और डब्ल्यूटीओ में बहुत बड़ा मुद्दा है। फूड सब्सिडी क्या होती है कि जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का। अब इसमें क्या है कि इसमें जो किसान उगाता है, एमएसपी पे सरकार एफसीआई के द्वारा उसको उठा लेती है, और यही जो व्हीट एंड राइस है, जो अनाज है, यही बेचा जाता है दुकानों में। कंट्रोलर, ये जो आपने कंट्रोल देखे होंगे, आपका राशन कार्ड बनता है ना, फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं। अब यही जो 30-40 रुपए किलो मिलेगा, वहां पे आपको 4-5 रुपए किलो मिलेगा। यानी कि वो जो कॉस्ट है वो सरकार उसकी भरपाई कर रही है, उसको सब्सिडी दे रही है, उसको फूड सब्सिडी बोलते हैं। अब डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि भाई तुम व्हीट और राइस इतने सस्ते में बेच रहे हो, तो बाकी जो देश है वो तो तुम्हारे कभी मार्केट में आ ही नहीं पाएंगे। वो क्यों उनका माल खरीदेंगे जब तुम गरीबों को इतना। तो बोल रहा है कि भाई देखो, हम डेवलपिंग कंट्री, ये मुद्दा रहा है, और अभी हम, हमारे बहुत गरीब है, हम अमेरिका जैसे अमीर नहीं है, तो हमको उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। समझे आप? इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, डायरेक्ट हमने बात कर ली। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज जो है, भारत 2% ऑफ द जीडीपी इनडायरेक्ट सब्सिडीज पे करता है। भारत के लिए सब्सिडी सिरदर्द इसलिए है क्योंकि अभी 2021 में सब्सिडी का जो बिल है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा। 2.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तो हमको इकोनॉमी बनना है। एडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट सब्सिडी का? भाई टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी दी जाती है, ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन अगर मैंने एग्रीकल्चर की कंपनी बनाई या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं, उस सेक्टर में काम करो, तो मुझे मदद देगी सरकार इंसेंटिव्स के थ्रू। सीड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सरकार जो है मार्केट प्राइस से कम करती है, और जो भी डिफरेंस होता है, जैसे मान लो 30,000 का अगर फर्टिलाइजर है तो सरकार वो, और वो 10,000 का बेच रहे, तो जो डिफरेंस है वो सरकार देगी। तो क्वालिटी इनपुट आता है। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। चैलेंजेस क्या है? एमएसपी की वजह से सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर हो गया है, क्रॉपिंग पैटर्न सब व्हीट एंड राइस को उगा रहे हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी में, ये चीज़ है। पावर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर
सब्सिडी जो है, क्योंकि भाई देखो पावर फ्री है किसानों को, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी जाती है, इरिगेशन भी सब्सिडी भी दी जाती है, तो क्या है, करो यूज, जितना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है, आप समझिए कि 149% से 165% बढ़ गया जब से सब्सिडी देना शुरू किया है। ये चीज है, डब्ल्यूटीओ में इसीलिए दिक्कत है। अब ये सब हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं कि भाई मैं काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी सब्सिडी आप समझ गए होंगे। तो बेनिफिट्स वही है कि डेली नेसेसिटीज, भाई जो हाउस होल्ड है उसको नेसेसरी आइटम्स मिल जाते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फ्यूल कम दामों में मिलते हैं, तो वो इससे सोसाइटी आगे बढ़ती है। कहते हैं ना कि पहले भाई देखो, अगर तुमको किसी को आगे बढ़ाना है तो पहले उसको रेस में लेके आओ ना, पहले उसको रेस में तो लेके आओ, और उसको शुरुआत में आपकी मदद करनी पड़ेगी, फिर वो अपने आप सीख गया। नेशनल ग्रोथ, सब्सिडी एजुकेशन जो है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नेशन की जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बर्डन देखिए, नेशनल ग्रोथ में वही है ना कि जब सब्सिडी दी जाती है तो क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि आपके एजुकेशन में सब्सिडी दी गई, खाने में सब्सिडी दी गई, तो वो पैसा बचा ना, वो पैसा बचा। भाई एजुकेशन बहुत लोग नहीं क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं, जैसे सरकारी स्कूल भी एक तरीके की सब्सिडी है, वहाँ पे आप 2-3 रुपए में पढ़ लोगे, है कि नहीं। तो भारत सरकार सब्सिडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज में दे रही है, बर्डन को कम करती है ये। तो यहाँ पे जो मार्केट बर्डन्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और जो गरीब है उनको मिलता है। जैसे एमजी नरेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा, 14 दिन तक आप, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार दिया जाएगा पर्टिकुलर पैसे पे, ये चीज़ है। और सब्सिडी का एम आपको पता ही है, ठीक है, वही है कि जब तक लोग रेस में नहीं आ जाए तब तक उनको मदद करते रहो, ठीक है। तो ये मैं सब आपको बता ही चुका हूँ, तो अब इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। इश्यूज क्या है, वही है कि भाई फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाता है ना, सरकार पैसा दे रही है, आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो, आ कहां से रहा है, इनकम आपकी कुछ है नहीं, रेवेन्यू ज्यादा, टैक्स हर कोई बचाता है, कैपिटल आ नहीं रहा है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, सब्सिडी दे रहे तो और ज्यादा डेफिसिट बढ़ता जाएगा। अब अगर मान लीजिए ज्यादा सब्सिडी देंगे तो टैक्स और ज्यादा बढ़ाएंगे, भार हम पे आएगा, जितनी ज्यादा सब्सिडी उतना ज्यादा टैक्स का भार हम पे, क्योंकि सरकार पैसा हम ही से तो कमाएगी, और कहां से कमाएगी। डेमोक्रेसी में ये काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार पॉलिटिकल रिस्क होता है कि हम सब्सिडी नहीं हटाएंगे, सब्सिडी हटाएंगे तो हमारा वोट गया, ये भी चीज़ है। तो इसीलिए सरकारें सब्सिडी कंटिन्यू करती है। अब सरकार जो है वो अगर बोरो नहीं करेगी और टैक्स रेज नहीं करेगी तो उसको नई करेंसी, अब नई करेंसी में अगेन मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जाएगा और पैसे की वैल्यू खत्म। तो नेगेटिव इंप्लीकेशंस पावर सब्सिडी की आप देख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर, अब ये जो न्यूज़ आप समझ गए ना, तो भाई इसमें ग्राउंड वाटर डिप्लेशन लगातार होता जा रहा है, 80% ग्राउंड वाटर रिजर्व पंजाब, 60% हरियाणा, ओवर एक्सप्लॉइटेड। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई सब्सिडी अब ये सीधा डायरेक्ट इसमें दो, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, क्योंकि पावर सब्सिडी मिल रही है, धड़ल्ले से यूज करो, तो वेस्ट ऑफ पावर होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे है, फाइनेंशियल हेल्थ लगातार, इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनीज तो वैसे ही उनकी बैंड बजी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनीज पे मैंने बहुत शानदार लेक्चर दिया था, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देखिएगा। ये जो बिजली खरीदते हैं और पैसा ये सरकार देती है कि चाहो ठीक है, तुम अभी तुम्हारा लॉस है तो हम तुम्हारी भरपाई कर रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सरकार सब्सिडी हटा लेगी तो गई है। क्रॉप सब्सिडी बर्डन, ठीक है, क्रॉप सब्सिडी दोस्तों वही होता है कि यहाँ पे देखिए जो बिजली है वो इधर मॉल और बाकी जगह दी जाती है, उनसे जो पैसा आता है वो इन कंपनीज को दिया जाता है ताकि ये अपना बर्डन कम कर सके, तो इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। ये भी बढ़ता जा रहा है, सरकार पे बढ़ रहा है ना बेसिकली। और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की हमने बहुत अच्छे से बात की है, तो वही बता रहे हैं। अब सजेशन क्या है कि इसमें यही है, सबसे पहली बात तो कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक चीज हो सकती है। फिर उसके बाद मीटर लगाओ, मीटर लगाओ, फार्म इरिगेशन में मीटर लगे कि कितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर भी आप यूज करो, उसके ऊपर करोगे तो फिर सब्सिडी गई आपकी। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डी इंसेंटिफाइड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जैसे राइस एक वाटर, कहते हैं ना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पानी जाता है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। राइस हम उगाते हैं, क्यों उगाते हैं, क्योंकि उस पर एमएसपी मिलता है, वीट और राइस पे एमएसपी गारंटीड है ना, और ये बहुत बड़ा इशू है, अभी फार्म लॉस की हम बात करेंगे। तो वे फॉरवर्ड यही कि सबसे पहले तो सब्सिडी को थोड़ा राशनलाइज किया जाए, है ना। प्रॉब्लम्स तो एंड नहीं करने वाली है, लेकिन हाँ, इट कुड बी लिंक टू द साइज ऑफ फार्म होल्डिंग। हर फार्मर को बजाय आप उन फार्मर्स को दो ना जिसके पास जितनी फार्म होल्डिंग है,
वैसे सब्सिडी डिफाइन करो। अगर किसी के पास बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ी खेती है, सब्सिडी ज्यादा दो उसे, कम है तो कम दो, सबको देने की जरूरत नहीं, उतना ही दो जितनी जरूरत है। डायरेक्ट ट्रांसफर करो। सब्सिडीज कई बार सॉल्व नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो सीधा डायरेक्टली उनको दो, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। फिर डायरेक्ट ट्रांसफर भी उसी को दो भाई जिसको जरूरत है। फिर फर्टिलाइजर जो है, इट इज फर्टिलाइजर यूज इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। बट अगर फूड प्रोडक्शन में आपको खाद जरूरत है, तभी वो प्लांट जो है, वो जो क्रॉप है, मतलब वो आगे वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो यूज होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी है, शुड बी सीन एज ऑब्जेक्टिव फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। टेक्निकल कमिटी, टेक्निकल कमिटी बैठानी पड़ेगी। देखिए मेरे हिसाब से तो किसानों को एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसानों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। तो कुल मिला के सवाल यही आता है कि क्या सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, सब्सिडी खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी एक तरीके से किसानों को काफी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, और लोगों को भी कम करती है। लेकिन हाँ, लोगों के बर्डन को भी कम करती है, लेकिन सब्सिडी उन्हीं को देनी चाहिए जिनको जरूरत हो। तो ये हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे सब्सिडी दूसरे लोन के फॉर्म में भी, जैसे CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सब्सिडी दी जाती है, टेक्नोलॉजी, लेकिन पैसे नहीं, थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ये चीज है। तो फिलहाल ये लेक्चर था। आप मुझे बताइए, देखिए मेरे हिसाब से तो अभी सब्सिडी खत्म करना, इट कुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि अभी भाई हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, और अभी हम एक गरीब देश ही हैं। लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको कितनी सब्सिडी देनी चाहिए। कुछ नहीं पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।